चलिए, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव कुंज सेंटर में। आज हमारा टॉपिक है स्थानीय शासन पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट मेरी वीडियो अपलोड रखी है, आप वहाँ देख सकते हैं। पार्ट सेकंड हम बात करने वाले हैं कि ऐतिहासिक यानी स्थानीय शासन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या था और भारत के अंतर्गत स्थानीय शासन का विकास किस प्रकार किया गया। तो चलिए पहले हम बात करते हैं इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या था। चलिए, तो भारत के अंतर्गत पहले हम बात करेंगे स्थानीय शासन का जनक किसे कहा गया। तो देखो, बात करते हैं कि स्थानीय शासन इसका जो विकास था भारत के अंतर्गत 1882 के बाद व्यापक स्तर पे किया गया। 1882 से पहले स्थानीय शासन का विकास इतना व्यापक स्तर पे नहीं था। कुछ संस्थाएं थी जो इसको रेगुलेट करती थी, पर 1882 के बाद इसको एक दिशा मिल गई, क्योंकि 1882 के बाद लॉर्ड रिपिन जिन्होंने स्थानीय शासन के विकास पर बल दिया, इसीलिए इनको स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। सुना ये बात? यानी कि यहां से एक नंबर क्वेश्चन आता है कि स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपिन को, क्योंकि लॉर्ड रिपिन ने स्थानीय शासन के विकास के अंतर्गत एक नई दिशा दिखाई और इसीलिए आज व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन का विकास भी संभव हो पाया। दूसरे शब्दों में कहें तो लॉर्ड रिपिन को स्थानीय शासन का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक बात ही समझ में आ गई। अब ये थोड़ा आपके सिलेबस से बाहर होगा कि इसके बाद अगर हम भारत के बारे में बात कर लें तो भारत के अंतर्गत महात्मा गांधी जी ने इन्होंने भी स्थानीय शासन का एक मॉडल रखा था, जहां पर इन्होंने स्थानीय शासन के अंतर्गत कम से कम एक हर्जन की बात जरूर करी थी, जहां पर महिलाओं का भागीदारी हो, समाज के निचले तबके का भागीदारी हो, इन सब चीजों को सुनिश्चित किया था। तो उन्होंने अपना एक मॉडल दिया था। ठीक है, तो जिस टाइम पर 1882 के बाद स्थानीय शासन का विकास संभव हो पाया, उससे पहले इस पूरे स्थानीय शासन की व्यवस्था को मुकामी बोर्ड कहते थे। क्या कहते थे? मुकामी बोर्ड। बात में आगे बात, क्योंकि स्थानीय शासन बहुत जरूरी होते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई ये लोकतंत्र का सबसे मजबूत पहलू होता है। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में रहकर काम करता है और लोकतंत्र के अंतर्गत वैसी संस्थाओं को ज्यादा महत्ता दी जाती है जहां पर लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व होता हो। इसमें आगे बात, और लोकतंत्र के अंतर्गत चुनाव की व्यवस्था को ज्यादा माना गया है। ठीक है, तो मैं बताया था कि स्थानीय शासन के अंतर्गत ये सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, वो लोगों की दिनचर्या की समस्या को सुनते हैं और उसका समाधान भी उपलब्ध कराते हैं। समझ में आगे बात, तो आपके ऐतिहासिक दृष्टिकोण में बेसिकली आपको इन चीजों पर फोकस करना है कि पहले क्या था। तो ध्यान रखना, स्थानीय शासन का विकास 1882 के बाद व्यापक स्तर पर संभव हो पाया। उससे पहले इसको मुकामी बोर्ड कहते थे और किसने सुनिश्चित करवाया? तो लॉर्ड रिपिन ने करवाया। इसीलिए लॉर्ड रिपिन को स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा या फिर स्थानीय शासन का पिता भी कहा जाता है। बात में आगे बात, तो ये एक आपका टॉपिक था। चलिए, अब इसके बाद आगे हम बात करने वाले हैं कि भारत के अंतर्गत स्थानीय शासन का विकास कैसे हो पाया। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आधार पर आगे की चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो देखिए, स्थानीय शासन का विकास। ठीक है, भारत के अंतर्गत स्थानीय शासन का विकास किस प्रकार संभव हो गया। देखो, भारत के अंतर्गत स्थानीय शासन के विकास के लिए बहुत पहले से मुहिम चल चुकी थी, परंतु फिर भी इसको एक दर्जा देने के लिए सबसे पहला कार्यक्रम, अगर हम उससे पहले बात कर ले तो 1935 में भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया था कि जो स्थानीय शासन के विषय थे, स्थानीय शासन के विषय को प्रांतीय विषय में शामिल कर दिया गया। अब ये क्या था? तो बेटा, इससे पहले बहुत सारे एक्ट आए थे, लेकिन आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। हमने 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ोगे आप, तो उसमें क्या है कि प्रांतीय मतलब स्टेट। क्या किया गया? जो नियम कानून बनाए गए थे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट रखे गए थे, कुछ ऐसे विषय रखे गए थे जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार का था, यानी राज्यों का था। उस समय राज्यों को प्रांतीय कहते थे।
बात में आगे बात, तो क्या देखा गया कि स्थानीय शासन के विषय को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय यानी प्रांतीय विषय बना दिया गया। और आजादी के बाद देखा जाए तो आर्टिकल नंबर 40 में इस बात को मेंशन किया गया है क्या, कि राज्य सरकार पंचायती राज सिस्टम के लिए, व्यवस्था के लिए, गठन के लिए कह लो, गठन के लिए प्रावधान उपलब्ध करवाएंगी, प्रावधान या प्रबंध करवाएंगे। पास में आगे बात, तो आर्टिकल 40 इस बात को बताता है कि ये क्या है, राज्य सरकार का या राज्य के विषय का एक भाग है और पूरी तरीके से जो स्थानीय शासन होती है वो किसके अधीन काम करती है, राज्य सरकार के अधीन काम करेगी। यानी कि स्थानीय शासन के लिए इलेक्शन करवाने, इसके लिए फंड जुटाने और जो विषय होंगे वो सब किसके अंडर में आएगा, वो सब राज्य सरकार के अंडर में आएगा। और आप आगे पढ़ोगे कि 73 और 74 अमेंडमेंट में इनके लिए चुनाव कराने के लिए एक अलग से राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई। बस में आगे बात, यही मैंने आपको एक नंबर क्वेश्चन बताया था कि स्थानीय शासन के जो चुनाव के लिए जो व्यवस्था होती है या जो चुनाव कराता है वो कौन होता है, राज्य चुनाव आयोग कराता है। कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग कराता है। तो इसके लिए एक अलग से गठन की गई है। चलो ये अलग फैक्टर हो गया। तो भारत के अंतर्गत जो विकास था, पहले तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कुछ विषय लिए गए, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रांतीय विषय में शामिल किया गया था। इसी को एग्जैक्ट उठाकर क्या कर दिया गया, जब संविधान बना तो आर्टिकल नंबर 40 में कर दिया गया कि स्थानीय शासन को बनाने, उनके चुनाव कराने और विषयों का हस्तांतरण करने, इन सब चीजों की व्यवस्था जो होगी वो आर्टिकल नंबर 40 में कर दी गई है। पूरी तरीके से स्थानीय शासन को राज्य सरकार के अधीन कर दिया गया। उसमें आगे बात, इतना ही नहीं, अब आगे बात करते हैं आगे व्यवस्था क्या थी। आगे इनका सर्वजनिक विकास करने के लिए यानी सामाजिक विकास करने के लिए 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। क्या चलाया गया, कार्यक्रम चलाया गया। अब ये क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया, ग्रामीण विकास पर बल दिया गया। अब ये क्या था, यानी उस समय बस एक ट्रायल चल रहा था कि भाई किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों का, शहरी क्षेत्रों के जो निचले स्तर पे उनका विकास कैसे किया जाएगा। तो क्या देखा कि 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। यहीं से एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो कब चलाया गया था, 1952 में चलाया गया था। समझ में आ गई बात। और इसके तहत क्या देखा गया, ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत विकास किस तरीके से हो और विकास कैसे किया जाए, इस बात को सुनिश्चित किया गया। आगे बात, आगे चलते हैं। इसके लिए वैसे बहुत सारी कमिटीज बनाई गई। जैसे हम बात करें कि स्थानीय शासन के लिए या रिकमेंडेशन देने के लिए सबसे पहली जो कमेटी आई थी वो कौन सी थी, 1957 में आई थी। उसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। एक नंबर क्वेश्चन ये भी है कि स्थानीय शासन के संदर्भ में गठित होने वाली पहली कमेटी कौन सी थी, तो बलवंत राय मेहता कमेटी। बस में आगे बात, इन्होंने ही शक्तियों के विकेंद्रीकरण, शक्तियों के विकेंद्रीकरण तथा लोकतांत्रिकरण पर बल दिया, बल दिया। यानी कि जब ये समस्या उत्पन्न हो रही थी कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाए, तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 में गठित हुई उसने भी रिकमेंडेशन दी कि अगर आप चाहते हैं सही तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो तो पहला जरूरी क्या होगा कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए। शक्तियों का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन। क्या होता है, शक्तियों का विभाजन, यानी शक्तियों का विभाजन कैसे किया जाए। बात में आगे बात, क्योंकि जब तक शक्तियों का विभाजन नहीं होगा तब तक सही रूप में सही तरीके से विकास नहीं किया जाएगा। बात में आगे बात, ये रिकमेंडेशन दी थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने। इसके बाद आप देखोगे 1986 में एम ए सिंघवी कमेटी आ गई। ऐसे बहुत सारी कमेटियां आई हैं जो स्थानीय शासन के संदर्भ में जानी मानी जाती हैं। पर क्लास 11th के हिसाब से ये 2-3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, फिर आप कंफ्यूज होगे। एम ए सिंघवी कमेटी है, पी के थुमन कमेटी, और भी बहुत सारी कमेटीज हैं जो उसके बारे में रिकमेंडेशन देती आई है। लेकिन मोस्टली जो रिकमेंडेशन आई थी वो मानी गई है बलवंत राय मेहता कमेटी की, क्योंकि बलवंत राय मेहता कमेटी जो रिकमेंडेशन दी, आने वाली कमेटियों ने भी वही रिकमेंडेशन सेम बोली। सबके अंदर का देखा जाए शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर ही बल दिया गया। तो भारत के अंदर भी शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, जहां पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार तीनों को अपने अपने स्तर पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो ये अडॉप्ट कर लिया गया। अभी कैसे अडॉप्ट किया गया अभी हम बात करने वाले हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। हमने 2 कमिटीज के बारे में बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं आगे
कि पीके थुंगन कमेटी क्या थी। देखना 1989 में पीके थुंगन कमेटी, पीके थुंगन कमेटी, देखो ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट कमेटी भी समझ लो आप। पीके थुंगन कमेटी ने 1989 में रिकमेंडेशन दे दी क्या, कि भाई स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इससे पहले स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन पीके थुंगन कमेटी ने रिकमेंडेशन दे दी कि अगर आप चाहते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जो निचले स्तर के शासन होते हैं उसको मजबूत किया जाए, यानी स्थानीय शासन, तो जरूरी है कि उसको संविधान का एक पार्ट बना दिया जाए। तो रिकमेंडेशन किसने दी, पीके थुंगन कमेटी ने। उसमें आगे बात, और भी इससे पहले कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, पर मोस्टली जो रिकमेंडेशन आई वो पीके थुंगन कमेटी की आ चुकी थी। इसके बाद देखोगे आप कि आगे चलकर 1992 में इससे रिगार्डिंग संवैधानिक दर्जा देने के लिए 1773वां तथा 74वां संविधान संशोधन किया गया, संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, मेरी बात ध्यान रखना, संशोधन किया गया था कब, 1992 में, पर लागू कब किया गया, 1993 में यह लागू किया गया। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैंने डाउट हो जाएगा। क्या है कि भाई 73वां और 74वां संशोधन को पारित कब किया गया था, तो पारित किया गया था 1992 में, लागू कब किया गया तो 1993 में। पास में आगे बात, इसी में अगर आप देखोगे 73वां संविधान संशोधन जो है, ये 73 जो है वो बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड करता है, और 74 बेसिकली अगर आप देखोगे तो शहरी क्षेत्रों से रिलेटेड करता है। पास में आगे बात, तो ये दो आपके संशोधन है, क्लियर। तो इसके बाद आप देखोगे रिकमेंडेशन के बाद इनको पार्ट 9 मैंने आपको पढ़ा रखा है, पार्ट 9A, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। पास में आगे बात, बाकी सारी चीजें भी और भी है जो हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। इतना क्लियर हो गया। 73 और 74 अमेंडमेंट क्या क्या था, ये था आपके गांव के लिए, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और 74 किसके लिए था, शहरों के लिए। आगे क्लासों में हम बात करेंगे कि 73 अमेंडमेंट में क्या क्या स्ट्रक्चर्स थे, क्या क्या चीजों को अडॉप्ट किया गया था, 74 में क्या क्या चीजें थी। मोस्टली चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, लेकिन फिर भी हम इसके लिए एक स्पेशल अलग से क्लास बना लेंगे 73 और 74 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिकली आपको ये से समझनी है कि भारत के अंतर्गत स्थानीय शासन का विकास किस प्रकार किया गया और कौन कौन से चरणों से होते हुए भारत का विकास सुनिश्चित हो पाया। उसमें आगे बात, जो मैंने कमिटीज बताई है वो सारी कमिटीज याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बाकी मैंने इस चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज बनाए हुए हैं जो मैं अपने यूट्यूब के लिंक में डाल दूंगा, वहां से देख लेना, वरना आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाना, वहां पर भी वो सारी एमसीक्यूज हैं, आप वहां पर टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। एक लास्ट क्लास और लगेगी, बाकी इसके बाद इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। मैं आपको इसमें नोट्स और बाकी सारी चीजें लिखवा दूंगा। 73 और 74 अमेंडमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।